हाय दोस्तों, तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो एक बार इनके रिजल्ट देखने से पहले एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल का एक्सपेक्टेशन देखें। ठीक है, यहाँ पे आप अगर हम सर्च करें फाइन ऑर्गेनिक्स, तो मनी कंट्रोल के हिसाब से 104 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था। 104 करोड़ का कॉन्फिडेंट बेसिस पे, यानी कि 10% इनका एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी जो प्रॉफिट है वो 10% से बढ़ेगा। तो एक बार हम देखते हैं कि एग्जैक्ट में कैसा प्रॉफिट आया है। जब हम इनका पीडीएफ खोलें, तो अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू, अगर हम टोटल इनकम में नजर डालें, ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकम है। तो आप टोटल इनकम देखो तो लास्ट ईयर उन्होंने 505 करोड़ का सेल्स किया था, जो इस साल बढ़ के 542 करोड़ का हो गया है। यानी कि इन्होंने करीब 7% की ग्रोथ दी है। ठीक है, सेल्स के अंदर। हालांकि एक चीज़ के अंदर ध्यान देने वाली बात है कि इनका जो अदर इनकम का आप देखो, अदर इनकम, तो लास्ट ईयर में 17 करोड़ रुपए अदर इनकम से आए थे, जो इस साल बढ़ के 29 हुए हैं। ठीक है, मतलब इनका जो मेजर जो रेवेन्यू आ रहा है वो अपने सामान को बेचने से नहीं आया, वो किसी अन्य सोर्स से आया है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो सेल्स ग्रोथ और कम दिखेगी आपको। ठीक है, और अगर हम एक्सपेंस में नजर डालें तो यहाँ टोटल एक्सपेंस है। ठीक है, टोटल एक्सपेंस, तो लास्ट ईयर उन्होंने 385 करोड़ का एक्सपेंस खर्चा किया था, जो इस साल बढ़ के 427 हुआ है, जो करीब 11% का ग्रोथ है। 11% एक्सपेंस बढ़ा है। मतलब आपकी सेल्स 7% बढ़ी, बट एक्सपेंस 11% बढ़े हैं। मतलब आपके ओपीएम घटे हैं, मतलब आपका प्रॉफिट भी घटा होगा। तो अगर हम प्रॉफिट में नजर डालें, यहाँ देखो टोटल प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो लास्ट ईयर 94 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो इस साल घट के 82 करोड़ हो गया है। यानी करीब 8% से इनका प्रॉफिट घट गया है। ठीक, -8%। ठीक है, और मनी कंट्रोल की एक्सपेक्टेशन थी कि 10% से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना छोड़ दो, 8% से घट गया है। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर अच्छे नहीं आए हैं इस कंपनी के। और हम टेक्निकल भी देखें तो अभी ये जो स्टॉक है ना, तो अपने सपोर्ट पे ना अपने रेसिस्टेंस पे, बीच में है। ठीक है, ये इसका, ठीक है, ये जो इसका ये रेसिस्टेंस है और नीचे यहाँ सपोर्ट है। अभी इसका करंट प्राइस यहाँ बीच में चल रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक अभी और नीचे आ सकता है, और यहाँ पर मुझे लगता है 4000 के आसपास में आना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आपको रिजल्ट देंगे तो यहीं तक था। बाकी अभी एक बार हम इस कंपनी को जब फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये केमिकल, ये जो कंपनी है केमिकल कंपनी, जाहिर सी बात है। और ये जो कंपनी है ओलियो केमिकल से डील करती है। तो ओलियो केमिकल क्या है कि एक जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, जो उनका रिप्लेसमेंट है। मतलब पहले क्या होता था, जो केमिकल्स होते थे ना, वो जानवरों की चर्बी से या फिर मेनली जो ऐसे हार्मफुल केमिकल से बनते थे, जो नेचर को नुकसान पहुंचाते थे, जो सस्टेनेबल नहीं थे। तो उसकी जगह एक एक फैमिली ऑफ केमिकल आया, जिसको बोलते हैं ओलियो केमिकल्स। तो ये क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आते हैं ये लोग। इनसे प्रदूषण बहुत कम होता है, पॉल्यूशन जो है बहुत कम होता है, तो इन्हें ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इनके अंदर जैसे बहुत सारे केमिकल, जैसे फैटी एसिड्स होते हैं कई सारे, जो आपके डिटर्जेंट में यूज होते हैं, लुब्रिकेंट्स में यूज होते हैं, जो कॉस्मेटिक्स होता है आपका, जो आपका लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश, इन सब चीज़ों के अंदर यूज होता है। जैसे ग्लाइसरॉल होता है, जो आपके फार्मास्यूटिकल्स में, जो आपके दवाइयाँ बनाने में काम आता है। आपका पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर से टूथपेस्ट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, आपका परफ्यूम हो गया, इन सब टाइप में चीज़ों में यूज होता है। इसके अलावा सर्फेक्टेंट में यूज होता है, इमल्सिफायर्स में यूज होता है। तो ये जो सेगमेंट है केमिकल का, ये एक ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आता है, और फ्यूचर के अंदर इस केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, ऐसा मार्केट प्रिडिक्शन है। जैसे एक ब्रोकर का मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो उनके हिसाब से जो ओलियो केमिकल का मार्केट है वो 6.3% CAGR से ग्रो कर सकता है 2030 तक। तो पूरा सेक्टर जो 6% 7% अगर ग्रो करेगा, तो उस कंपनी के अंदर जो टॉप प्लेयर होते हैं, जैसे फाइन ऑर्गेनिक इंडिया के अंदर टॉप प्लेयर है, वर्ल्ड के अंदर भी 6 सबसे बड़ी कंपनी है ओलियो केमिकल के अंदर। तो इस टाइप की केमिकल कंपनी मतलब 12 13 14% का ग्रोथ तो इजिली दे सकती हैं, एटलीस्ट इतना सक्षम है, और इजिली उससे ज़्यादा ही ग्रोथ देंगी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो ओलियो केमिकल का जो एडॉप्शन है ना ग्रीन केमिस्ट्री के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इको फ्रेंडली केमिकल होते हैं। तो इस कंपनी का नो डाउट ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, इससे हम श्योर हैं। और मेनली क्या है कि इसके जो यूजेज हैं, जैसे मैंने कि फूड प्रोसेसिंग के अंदर यूज होता है ना, प्लास्टिक पैकेजिंग में यूज होता है ना, पर्सनल केयर जैसे आपका परफ्यूम हो गया, टूथपेस्ट हो गया, है ना, मतलब जितनी रोजमर्रा हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर इस कंपनी की हम एक अच्छी बात बताएं, तो अगर इसके क्लाइंट जो है ना, कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्सन इससे बहुत ज़्यादा केमिकल खरीदता है। ठीक है, मान लीजिए अगर टोटली कंपनी 100 रुपये कमा रही है, तो ऐसा नहीं कि एक ही केमिकल कंपनी 20 रुपये इसको देती हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो कभी कि कोई केमिकल कंपनी 100 रुपये कमा रही है, उसमें से 20 रुपये एक कंपनी से आता है, और वो कंपनी क्या की कि इस कंपनी को हटा के किसी और से केमिकल खरीदने लगी, तो इनको 20 रुपये का नुकसान होगा। बट ऐसा है नहीं, कोई भी एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका रेवेन्यू मिक्स 5% से ज़्यादा है फाइन ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, तो
ये काफ़ी अच्छी बात है फाइन ऑर्गेनिक्स के लिए। और दूसरी ये भी बात है कि कोई भी केमिकल कंपनी जो कोई बिजनेस कंपनी जो फाइन ऑर्गेनिक से केमिकल खरीदती है, उसके साथ भी दिक्कत है स्विचिंग कॉस्ट का, कि अगर आप ऑलरेडी आप किसी एक कंपनी के साथ में काम कर रहे हो तो आप बार बार अपने सप्लायर को बदल नहीं सकते कि अभी इससे केमिकल खरीदें, अगली बार दूसरे से केमिकल खरीदेंगे, क्योंकि ये जो केमिकल बनाते हैं ना वो काफ़ी डिफिकल्ट है बनाना। ठीक है, वो ग्रीन केमिस्ट्री का है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी चाहिए होती है, वहाँ पे एंट्री बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, रेगुलेशन काफ़ी टाइट होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रोच चाहिए होते हैं उस सेक्टर के अंदर घुसने के लिए। तो फाइन ऑर्गेनिक्स इस हिसाब से काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट भी अगर आप चेक करो, ठीक है, अगर आप बैलेंस शीट पे देखें तो कंपनी के पास सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का रिजर्व नहीं है। अगर आप बोरोइंग्स देखो तो कंपनी सिर्फ 4 करोड़ का कर्जा है, उसके एवज में कंपनी के पास 2000 करोड़ अपना खुद का पैसा है, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। एक चीज़ है, कंपनी ने एक्सपेंशन कुछ खास नहीं किया है। मतलब अगर आप यहाँ पे 2019-20 के आसपास कंपनी ने एक्सपेंशन किया था और आज भी लगभग वही उनका एक्सपेंशन है, कुछ नया एक्सपेंशन खास किया नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं ये लोग। ठीक है, या मे भी कुछ टाइम का स्लो डाउन हो, वरना अदरवाइज तो सारी केमिकल कंपनी एक्सपेंशन कर रही हैं, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो अभी मैंने इतना चीज़ आपको गिनाया, तो आपके सवाल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये कंपनी इतनी ही अच्छी है तो गिरी क्यों। ठीक है, तो देख गिरने का मेन रीजन क्या है, हम टेक्निकल देखते हैं। तो ये कंपनी पहला रीजन तो ये कि देखिए इस कंपनी ने बहुत अच्छी रैली दी थी। अगर आप यहाँ पर नज़र डालो तो यहाँ पे ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया था 2018 से लेकर के यहाँ पे 2022 तक, 4 साल में कंपनी 9 गुना हो गई थी, 9-10 गुना हो गई थी ये कंपनी। तो इतना अच्छा कोई भी कंपनी अगर इतना अच्छा रिजल्ट रैली देती है, ठीक है, इतना अच्छा दिए तो जाहिर बात है करेक्शन तो बनता है। एक बहुत बड़ी रैली के बाद करेक्शन यूजुअली आते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। और दूसरा है कि हर जो केमिकल का जो सेंटीमेंट है, ठीक है, जो चाइना की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, उसका तो सेंटीमेंट कम हुआ है कि अब केमिकल को उतना ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके चलते केमिकल सारी केमिकल कंपनी डाउन है, तो जाहिर से फाइन ऑर्गेनिक भी डाउन है। बट फाइन ऑर्गेनिक बाकी केमिकल कंपनी से अलग है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखो तो ऐसा नहीं कि कंपनी से कोविड के बाद ही ग्रो की है, ऐसा नहीं है, कोविड के पहले भी कंपनी ग्रो कर रही थी। ठीक है, आप यहाँ पे देखो तो ये कोविड का फॉल है 2020 का, ये कंपनी उसके पहले भी ग्रो कर रही थी, ना सिर्फ स्टॉक प्राइस के अंदर बल्कि इनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा था। तो मतलब ये कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुक्के से चल गई कि कोविड के टाइम में सारे गधे भाग रहे थे तो ये कंपनी भाग गई वहाँ पे। ठीक है, ये घोड़ा थी जो कोविड के पहले ही भाग रही थी और कोविड के बाद ही भागी है। बट अभी क्या है, कॉन्सोलिडेशन फेज में है, तो जाहिर सी बात कॉन्सोलिडेशन फेज में है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अगर एक शार्प करेक्शन आए तो उसका जो कंपनी करेक्शन देती है ना, साइडवे कॉन्सोलिडेशन देती है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है, तो ये जो होता है ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए खरीदने का। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप इधर खरीद रहे हो कंपनी के अंदर, हर मंथ आपकी सैलरी आती है और हर मंथ आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो ऐसे, तो अगर आप इस जोन में खरीदोगे ना भागते हुए में, तो आपका हर बार आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब इस मंथ लेट से आपने 4,000 में खरीदा, अगले मंथ आपने 5,000 में खरीदा, अगले मंथ 6,000 में खरीदा, अगले मंथ 7,000 में खरीदा, तो आपका कॉस्ट प्राइस लगातार बढ़ता जाएगा। तो आप एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे ज़्यादा क्वांटिटी। तो अगर और ऊपर से आपने ऐसे एक्यूमुलेट किया और फिर उसका करेक्शन हो गया तो आप और ज़्यादा दुखी हो गए साइकोलॉजिकली कि यार एक तो मैंने इतना टाइम तक खरीदा और एक करेक्शन दे दिया, तो आपका टाइम वैल्यू भी जाएगा, मनी वैल्यू भी जाएगा। तो इसलिए एक्यूमुलेशन जो सबसे अच्छा जोन होता है वो होता है ये वाला जोन। ठीक है, ये जोन होता है जो सबसे बेस्ट जोन होता है, क्योंकि इस जोन में क्या होता है कि आपको एक 2-3 साल का लंबा टाइम पीरियड मिलता है जब आप किसी कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक सवाल ये भी होता है कि यार अगर ये ब्रेकडाउन देखिए इससे नीचे चलेगी तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए वो तो किसी भी कंपनी हो सकता है, उसके हम कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ जब तक ये मौका है तब तक हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और उसके लेट से अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे भी दिया तो उसको गिरने दीजिए, जब तक गिरा गिरने दीजिए, फिर एक टाइम आएगा तो फिर कॉन्फिडेंट करेगा। तो इस जोन में अगेन आपको उठाना होगा। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है एक्यूमुलेशन से, या आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सको। आप 10-20 हज़ार रुपये लगा के उसको 2-4 गुना कर भी दोगे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आपको अमाउंट बड़ा करना पड़ेगा। ताकि अगर आपने 4-5 साल एक्यूमुलेट किया है, उसके जो छठे साल में लेट से अगर वो 3 गुना 4 गुना हुआ तो आपको इंटायर कैपिटल 4-5 गुना होगा। समझिए मेरी बात को कि लेट से आपने पहले साल 1 लाख रुपए लगाए सॉरी, लेट से आपने पहले साल 1 लाख रुपए लगाए और अगले साल वो डबल हो गया, तो आपको नेट प्रॉफिट लेट से 1 लाख का ही हुआ। लेकिन लेट से आपने 1-1 लाख रुपए 5 साल तक लगातार लगाया तो आपके 5 लाख हुए। और कोई भी स्टॉक जब 5 साल तक कॉन्फिडेंट करता है तो अगली बार जो रैली आती है वो ऐसा डबल ट्रिपल की नहीं आती, वो हो सकता है 4 गुना 5 गुना हो जाए। तो आपके इंटायर 5 लाख रुपए सीधा लेट से ट्रिपल हो गए 15 लाख, तो वो अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा बनेगा एक्यूमुलेशन से आएगा। जब कंपनी खराब फेज में चल रही हो
जब कंपनी कॉन्फिडेंट कर रही हो उस टाइम में लार्ज क्वांटिटी उठाएंगे आप, तभी पैसा बना पाओगे, है ना। बाकी अपना खुद का रिस्क है, अपना खुद का स्टडी कीजिए। देखिए लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, ठीक है। तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।